तो तपोभूमि क्लासेस में मैं अवधेश भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। व्यापम महिला पर्यवेक्षक परीक्षा का ये तीसरा भाग मैं लेके आया हूं। इसमें द्वितीय खंड जो कि सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति का है, ये भी 55 मार्क्स का है ये खंड। इसका एक उपविषय है सामान्य गणित। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि गणित की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है, मैं क्या करूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। तो दोस्तों मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है जिन्हें मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिनका मैथ अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो उनको इस परीक्षा में मैथ को तैयार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सरल मैथ आता है। आज मैं आपको यहाँ पर मैथ का सिलेबस क्या है ये तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा जो पिछले साल जो पेपर में क्वेश्चंस आए थे उन सभी को सॉल्व कराऊंगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के किस लेवल के प्रश्न परीक्षा में आने वाले हैं। तो पिछले साल 8 प्रश्न ही आए थे। ये 10 मार्क्स का जरूर है, लेकिन पिछली बार 8 प्रश्न ही आए थे। अब इस बार हम देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं पिछले बार के प्रश्न। पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में सामान्य अंकगणित, दशमलव के जोड़ घटाना, इस तरीके के प्रश्न आएंगे। प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक, अनुपात एवं ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। पिछली बार चक्रवर्ती ब्याज का सवाल आया था। आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ पढ़ना एवं बनाना। इन तीनों से ही पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया था, लेकिन अभी हाल में जो व्यापम का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था लेबर इंस्पेक्टर, उसमें काफ़ी प्रश्न इसी तरीके के आए थे, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हम देखेंगे कि ग्राफ को किस तरीके से पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पिछले साल किस तरीके के प्रश्न आए थे। तो हम सरल प्रश्नों से लेके धीमे धीमे लेवल बढ़ा के कठिन तक जाएंगे। जो 8 प्रश्न थे, हालांकि कोई भी कठिन नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी उनमें भी मैंने एक ऑर्डर बना दिया है सरल से कठिन का। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि ये देखिए, ये संख्या 1 लिखी है आपके सामने और इसको हमको पढ़ना है कि ये इसको कैसे पढ़ेंगे। मतलब बहुत ही सिंपल है। अगर कोई थोड़ा भी जानता है कि भाई ये तो मतलब शुरुआती है, संख्या पढ़नी है, तो पढ़ देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 4,07,928, यानी कि बी ऑप्शन 4,07,928 ये अपना सही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ये सवाल सामान्य अंकगणित का है, सरलीकरण का सवाल है। इसमें बोर्ड मास का नियम लगता है कि सबसे पहले बार को सॉल्व करते हैं, फिर कोष्टक को सॉल्व करते हैं, भाग को सॉल्व करते हैं, गुणा को, जोड़ को, इस तरीके से ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं ये कितने के बराबर है, फिर बी ऑप्शन कितने के बराबर है, सी कितने के बराबर है और डी कितने के बराबर है। सबसे पहले हम ए देखते हैं। तो ए में क्या है, देखिए ए में है, सबसे पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 2 धन 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी 4 का स्क्वायर और उस पे भी 1 स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया अपना 4 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 पे स्क्वायर। अभी देखो, अगर आपको खोलना है तो आप खोल भी सकते हैं, नहीं खोलना तो नहीं भी खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमको पता है कि 256 होता है, इतना तो अपन को याद होना चाहिए। अब देखो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या है, 2 धन 2 धन 2, यानी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। इसी तरीके से हम सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी देखिए, अब इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको सबसे बड़ा बताना है। और यहाँ पे ही देखो 4 स्क्वायर का यानी 16 का स्क्वायर पहले ही हो चुका है, तो इसको मत देखो। इसको देखो डी ऑप्शन को, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है, ए अपनी सबसे बड़ी हो गई। तो ये बहुत ही सरल है। इनमें हमको सावधानी इतनी रखनी है बस कि हमको भड़बड़ाना नहीं है। क्वेश्चन पेपर देख के हमको बड़ा आसानी से आराम से सॉल्व करना है, क्योंकि समय आपके पास पर्याप्त है हर सवाल सॉल्व करने के लिए, इसलिए आसानी से करोगे, तरीके से करेंगे, कोई शॉर्टकट की नहीं सोचेंगे। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप आसानी से कर लोगे, 8-10 पूरे प्रश्न कर लोगे। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मल्लिका ने 267.85 रुपये कपड़े खरीदने, 138.04 रुपये फल खरीदने और 59.66 रुपये परिवहन पर व्यय किए। यदि उसके पर्स में 1000 रुपये का नोट था
तो उसके पास कितनी राशि बची। दोस्तों अब तो इस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं, क्योंकि 1000 रुपये का नोट ही नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें कोई कठिन नहीं है, हमको देखने में लग रहा है कि ये देखो पॉइंट पॉइंट लगे हैं और ये सवाल पता नहीं किस तरीके का होगा, कुछ कठिन सा सवाल होगा, क्योंकि सरल सवाल की हम उम्मीद नहीं करते। ये सवाल कुछ नहीं, केवल जोड़ घटाने का, कि देखो मल्लिका ने इतना इतना और इतना रुपए खर्चा किया, इतना उसके पास था, यानी कि 1000 रुपये तो उसके पास था, ठीक है। और उसने खर्चा कितना कर दिया, ये 3 खर्चे दे रखे हैं। पहले उसने 267.85 रुपये खर्च किए, ठीक है। उसके बाद उसने 138.04 रुपये खर्च किए फल खरीदने में, फिर किए उसने 59.66 रुपये परिवहन में खर्च किए। तो हमको इस सवाल में कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये जितना भी खर्चा है अपन को बताना है कि कितना बचा उसके पास, ये जितना भी खर्चा है सबको जोड़ देना है और इसमें से घटा देना है। अगर किसी को दशमलव के जोड़ करने में दिक्कत होती हो सकता है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड अगर बायोलॉजी है या फिर कोई दूसरा है कॉमर्स, हो सकती है आपको दिक्कत हो, ठीक है। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए दशमलव की, क्योंकि वहाँ पे देखिए आपके जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस में डायरेक्टली दे रखा है, ये देखिए दशमलव दे रखा है। तो ये प्रश्न है जोड़ का, लेकिन ये दशमलव के हिसाब से आया है पेपर में, ठीक है। तो आपको बस दशमलव पे थोड़ी पकड़ कर लीजिए और कुछ नहीं, इसमें से फिर 1000 में से घटा देंगे, जो भी आंसर आएगा तो आ जाएगा, अपन उस पर समय बर्बाद करना सही नहीं है। अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, इनमें से 2 संख्याएं 45 और 55 को निकाल दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों ये औसत का प्रश्न है, सरल प्रश्न है, ट्रिक से करते हैं हम, लॉजिक से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन हम इसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनका मैथ में दिक्कत है। आप पूरी प्रोसेस से ही सवाल सॉल्व कीजिए, क्योंकि समय आपके पास वहाँ पर पर्याप्त मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत बराबर होता है कुल योग, ठीक है, जितने भी आंकड़े दिए हैं उन सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है ना। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई दिक्कत हैरानी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, फेसबुक ग्रुप पे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। पहले कहा कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो यहाँ पर 38 लिख लो, और यहाँ पर 50 संख्याओं का, यानी यहाँ पे 50 लिख लो, क्योंकि संख्या आपकी 50 है, 38 है। इनमें से 2 संख्याएं 45, 55 को निकाल दिया जाए तो बाकी संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी बाकी जो 48 बची हैं उनका क्या होगा। तो अगर हमको उन 48 संख्याओं के लिए भी हम यही फॉर्मूले से औसत निकालेंगे। अब मान लो कि ये तो 50 संख्याओं के लिए निकाल रहे थे, अब बाकी की 48 संख्याओं हेतु अगर हम औसत निकालना चाहें तो यही फॉर्मूला लगेगा कि 48 संख्याओं का योग, 48 संख्याओं का समेशन लिखे देता हूँ मैं, क्योंकि योग हो गया, और बटे 48, क्योंकि पदों की संख्या कितनी हो गई, 48 आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ 48 संख्याओं का योग चाहिए, वो हमको कैसे मिलेगा। अगर हमको 50 संख्याओं का योग मिल जाए तो उसमें से हम 45 और 55 को घटा देंगे तो हमको 48 संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो देखो 50 संख्याओं का योग कैसे मिलेगा। मान लिया 50 संख्याओं का योग है x, तो ये 50 और 30 ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 38 गुणा 50, ठीक है। आइए अब गुणा कर लेते हैं। देखिए बाद में जीरो बढ़ा देंगे, 8 पंज 40 का जीरो, 8 पंज 40, हाथ से लगी 4, 5 तिया 15 और 4 19, यानी 1900 हो गया। ये जो 50 संख्याएं हैं उनका जोड़ कितना आया, 1900। हमको क्या चाहिए, नया औसत निकालने के लिए 48 संख्याओं का जोड़ चाहिए। तो ये 45 और 55 दो संख्याएं निकाल दी गई हैं। इनको अगर हम 1900 में से निकाल देंगे तो 1900 कितना बचेगा। पहले हम 45 को घटाएंगे और 55 को घटाएंगे, यानी इन दोनों को जोड़ के घटा दो, ये दोनों हो रहे हैं 100। तो 1900 में अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर हम 1800 लिख देंगे। तो 1800 बटे 48 यही हमारा औसत आ जाएगा। इसमें हम भाग देंगे 1800 का 48 में।
2 बार कटेगा तो 24, ये 900 हो जाएगा। अब इसको 3 से काटो, ये 300 हो गया, ये 8 हो गया। अब 8 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8 तिया 24, 6 बचा तो 8 7 56.5। तो ये आ गया हमारा अभीष्ट आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा 37.5। ठीक है। अब देखो इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये तरीका कर लेते हैं आपके पास पर्याप्त टाइम होगा, 2 ढाई 3 मिनट में भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपका 1 नंबर बन जाएगा। अब देखिए शॉर्ट तरीका क्या है। शॉर्ट तरीका है रैशनल तरीका, मतलब कि देखिए मान लिया, देखो 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि हर एक संख्या 38 38 38 है। अब जैसे ये 2 संख्या हैं, ये 45 ये 55, ये अगर 45 जाएगी तो ये देखो 38 अगर चली जाती तो औसत 38 ही बचा रहता। अगर 50 संख्याओं में से कोई एक संख्या जाती जो 38 थी तो औसत हमारा 38 ही रहता। लेकिन ये बड़ी संख्या गई, बड़ी संख्या जाने से क्या है 38 से ज़्यादा नुकसान हो गया। नुकसान हमको कितना हुआ, 45 में 38 घटाएंगे कितने का हुआ, 7 का। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 55 के जाने पे हमको कितने का नुकसान हो गया, 17 का। यानी कि हमको टोटल नुकसान कितना हो गया, 17 धन 7 यानी 24 का नुकसान हो गया है टोटल। अब ये जो 24 का नुकसान है वो पूरे 48 लोगों को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अब ग्रुप में 48 ही लोग बचे हैं। तो एक एक आदमी पे कितना कितना नुकसान आएगा, जब 24 का नुकसान हो रहा है 48 लोगों पे तो 24/48 यानी 1/2 यानी 0.5 का नुकसान होगा हर व्यक्ति पे। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति पे 0.5 का नुकसान होगा। इसका मतलब है कि औसत में 0.5 की कमी हो जाएगी, यानी औसत पहले हमारा 38 था, अब हमारा 37.5 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है, आपको ये मेथड समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से करिए, ये सरल है। और अगर नहीं आ रहा है तो आप ये पूरे तरीके से कीजिए, क्योंकि औसत का सवाल तो आना ही आना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां। ये भी औसत पे आधारित है। 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में बालक के जन्म के बाद आज भी औसत आयु परिवार की वही है, यानी अभी भी 17 वर्ष ही है। बच्चे की आयु आज कितनी है ये पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसको भी हम पूरे मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, 3 वर्ष पूर्व एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। चलिए हम 3 वर्ष पूर्व की कहानी देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व क्या था। ठीक है, हमको बताया गया है कि आज भी औसत आयु उनकी 17 है। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि 3 साल हो गए तो सबके सब में 1-1 साल जुड़ना चाहिए, 20 साल हो जानी चाहिए। लेकिन एक बच्चा पैदा हो गया जिसकी आयु कम होगी, तो उस वजह से औसत डाउन हो जाएगा जितना इनका बड़ा होगा। ठीक है, तो वही पहले हम इसको लॉन्ग तरीके से करते हैं, पूरे मेथड से करते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 3 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी। 5 लोग थे, औसत आयु वही फॉर्मूला लगेगा औसत का। औसत आयु बराबर पूरे परिवार में देखो 5 सदस्य हैं तो मैंने सिग्मा 5 लिख दिया। 5 सदस्यों की औसत आयु निकालना है तो 5 सदस्यों की आयु का योग बटे 5। ये कितना देखो 3 साल पहले 5 सदस्यों की औसत आयु जो है वो 17 थी, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 17। यहाँ पे 17 होगा, दिख जाएगा कि नहीं। तो 5 लोगों की जो आयु है उसका जोड़ कितना हो जाएगा 17 × 5 हो जाएगा कि नहीं, बराबर 85 वर्ष। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्तमान की बात। वर्तमान में इनकी औसत कितनी है 17 साल है, लेकिन अब इनके जो सदस्य हैं वो 5 नहीं 6 हो गए हैं। बटे 6 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं दोस्तों, होगा। तो यहाँ पे देखो अपन देख लेते हैं, तो ये 6 लोगों का जो जोड़ होगा आयु का वो कितना हो जाएगा 17 × 6 हो जाएगा, है कि नहीं। 17 × 6 कितना होगा 85 में हम 17 को जोड़ देंगे तो 8 7 12 9 102 हो जाएगा, 102 वर्ष। ठीक है, अब हम कैसे पता करेंगे दोस्तों। देखो हमको पता है कि जैसे मान लो मेरी उम्र 2 साल पहले 20 साल थी, तो आज मेरी उम्र कितनी हो गई 22 साल।
2 साल पहले मेरे पिता की उम्र 48 साल थी, तो आज उनकी 50 साल हो गई। दोनों लोगों में 2-2 साल की वृद्धि हुई कि नहीं। ऐसे ही ये जो 5 लोग थे पहले, 3 साल पूर्व इनकी जो आयु होगी उन सभी में 3 जुड़ा होगा। जो पांचों लोग होंगे उन पांचों की आयु में कितना जुड़ा होगा, 3 वर्ष हैं, 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, इन पांचों लोगों की आयु में 3-3 साल जुड़ा होगा। तो जब हम टोटल जोड़ निकाल रहे हैं, पहले 85 था जोड़, अब 102 हो गया, तो उनमें ये 15 साल ऐड हुए होंगे कि नहीं, ऐड हुए होंगे, ऐड हुए होंगे। तो देखो 85 में अपन 15 साल तो सीधे सीधे इन 5 लोगों का ही ऐड कर देते, तो कितना हो गई, 100 वर्ष। अब ये जो देखो 2 साल ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, ये हमको देखना है। 2 साल एक्स्ट्रा ऐसे आ गए कि जो नया बच्चा पैदा हुआ ना वो 2 साल का है, ठीक है, यानी आज से 2 साल पहले उसका जन्म हुआ था, इसलिए ये 2 वर्ष एक्स्ट्रा आ गए। और यही उन्होंने पूछा है कि नए बच्चे की आयु कितनी है, तो वो हो जाएगी 2 वर्ष। अब इसी को अगर ये चीज़ हमको समझ में आ रही है तो हम इसको बड़ा आसानी से कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। कैसे कि देखो हम यहीं से डायरेक्टली कर सकते हैं कि एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 17 वर्ष थी। परिवार में बालक के जन्म के बाद आज भी औसत आयु परिवार की वही है, बच्चे की आयु ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं कि देखो 3 साल पहले से अभी तक उनकी जो औसत आयु अभी भी 17 ही है, यानी कि एवरेज 17 ही बढ़ा है, यानी जो टोटल आयु है उसमें 17 ही बढ़ा है। ये जो 5 लोग हैं वो कितना बढ़ाएंगे, 3 गुणा 5 यानी कि 15 बढ़ाएंगे, 3 गुणा 5 बढ़ाएंगे कि नहीं, कि 15 साल बढ़ाएंगे ये, ठीक है। यानी कि जो बच्चा है वो 17 माइनस 15 यानी कि 2 वर्ष का बच्चा है हमारा, ठीक है। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से कीजिए, औसत आयु का औसत का फॉर्मूला लगाइए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। आइए अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या कहता है, वह अंक बताइए जिसे 4 से गुणा करने पर वह अपने से 36 अधिक हो जाता है। तो ये भी सिंपल जोड़ घटाने गुणे भाग के ही सवाल आने हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वह अंक कितना है, x है, x है। अब वो क्या कह रहा है, इसमें 4 से गुणा करो, तो हमने इसमें 4 से गुणा कर दिया, यानी 4x हो गया, 4 गुणा x। यहाँ पे देखो ये x है तो एक जैसा लगेगा, स्टार बना देते हैं, ठीक है। कैसे लिख देंगे, 4x, 4 से गुणा करने पर वह अपने से 36 अधिक हो जाता है। यानी कि पहले जैसे वो संख्या थी x, अब वो उसमें 36 की वृद्धि हो गई अगर आप 4 से गुणा कर दोगे, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो अब सिंपली इसको अपन को हल करना है, x यहाँ आ जाएगा तो ये 3x हो जाएगा बराबर 36, तो x बराबर 36/3 यानी कि 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। हमको करना कुछ नहीं है, बहुत सावधानी से सवाल को पढ़ना है, क्योंकि सवाल थोड़ी सी भी भाषा अगर इधर का उधर समझ ली हमने तो हमारा सवाल गलत हो जाता है। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न। 7वां प्रतिशत पे है, ये भी हमारे सिलेबस में ही दे रखा है डायरेक्ट, कि यदि चमेली के पास 75% राशि खर्च करने के बाद 600 रुपये बच गए हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे। तो देखिए प्रारंभ में उसके पास कितने होंगे, 100% रुपए होंगे, यानी पूरे रुपए होंगे, अभी तो उसने कुछ खर्चा किया नहीं है कि नहीं, तो उसके पास प्रारंभ में 100% रुपए होंगे। लेकिन अब उसने खर्चा कर लिया है 75% का, यही तो सवाल कह रहा है कि उसने 75% का खर्चा कर लिया है, 75% का क्या है, खर्चा। तो अब उसके पास बचा कितना है, बचा होगा 25% का है, 100 में से 75% खर्चा कर लिया है तो 25% बचा होगा उसके पास। और सवाल में दिया है कि ये 25% बराबर कितने के है, सवाल कह रहा है कि 600 रुपये बाद में बचे, तो 25% बराबर 600 रुपये है। अब आपसे क्या पूछा कि उसके पास प्रारंभ में कितने रुपए थे, तो प्रारंभ में तो उसके पास 100% रुपए थे, तो जब 25% बराबर 600 है तो 100% बराबर 25 गुणा 4 बराबर 100 होता है, यानी 600 गुणा 4 यानी कि 2400 रुपये हो जाएगा। लेकिन सिंपल एक एक नियम टाइप का सवाल है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। अब एक आखिरी प्रश्न बचा है, उसको भी हम हल कर लेते हैं। आइए आखिरी सवाल है, आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपये का ऋण लिया, यदि 10% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर है तो 1.5 वर्ष की अवधि के पश्चात उसे कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको, इसमें क्या करना है,
कुछ नहीं है, साधारण चक्रवर्ती ब्याज का सवाल है, हम इसको साधारण ब्याज के तरीके से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 1.5 वर्ष लिख दिया ना, तो ऐसे 1.5, 2.5 ये बहुत दिक्कत देते हैं अगर हम चक्रवर्ती ब्याज के फॉर्मूले में इनको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको पता है, सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो चक्रवर्ती ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं साधारण ब्याज, यानी केवल जो मूलधन है उसी पे ब्याज लगता है, केवल मूलधन पर ब्याज लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी कि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज होता है उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, बस इतना सा अंतर है, और इसी की सहायता से हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले साल जब हम ब्याज निकालेंगे तब तो पहले का कुछ ब्याज होगा नहीं, तो पहले साल जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवर्ती ब्याज होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो हम पहले साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 80,000 रुपये हैं हमारे, 80,000 हमारा मूलधन है, पहले साल का ब्याज निकालें। ठीक है, दर हमारी 10% है, 10 और साल पहला यानी 1/100। ये काटा कूटी करी हमने, कितना आ गया, 8,000 रुपये आ गया। ये हमारा पहले साल का ब्याज हो गया। अब हमको 1.5 साल का निकालना है, तो अगले जो आधा साल है ना, यानी आधा साल, ये साधारण ब्याज इसका निकाल लेते हैं, फिर जो पिछले साल का ब्याज होगा उस पर ब्याज और निकाल लेंगे, तो चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। तो देखो, जब 1 साल का साधारण ब्याज 8,000 है, तो आगे के आधे साल का साधारण ब्याज क्या होगा, आधे साल का साधारण ब्याज आधा होगा ना, 4,000 रुपये। तो टोटल जो साधारण ब्याज है वो कितना हो गया, 12,000 रुपये हो गया कि नहीं, 12,000 रुपये साधारण ब्याज हो गया। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। अब हमको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, इतनी बात हमको पता है। तो देखिए, पहले साल ब्याज कितना था, 8,000, तो इस 8,000 पे जो अब अगले आधे साल का है, यानी आधे वर्ष का 1/2 ईयर का जो ब्याज है, इस पे भी ब्याज लगेगा। इसका साधारण तो हम निकाल चुके हैं, तो इस पे भी ब्याज लगेगा। तो कितना लगेगा, देखो वही दर वही रहेगी, 10%। तो 8,000 का 10/100 गुणा 1/2, क्योंकि यहाँ, तो अब हम निकाल लेते हैं 8,000, यहाँ पर 1/2 इसलिए लिखा क्योंकि आधे साल की बात कर रहे हैं, आधा ही साल तो है ना, 1.5 साल अगले आधे साल का निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ पे अगर देखो, अब हम यहाँ से ये करेंगे, ठीक है, इसको हमने काट दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से काट दिया, कितना आ गया, 400 रुपये आ गया। यानी कि जो चक्रवर्ती ब्याज की वजह से जो रुपए बढ़े हैं वो 400 हैं। अब हमको बताना है कि कितनी राशि का भुगतान करने पड़ेगा, यानी मिश्र धन बताना है। तो पहले हमारा 80,000 था, अब 80,000 में 12,000 तो हमारा साधारण ब्याज हो गया, 12,000 साधारण ब्याज हो गया, और चक्रवर्ती ब्याज की वजह से 400 रुपये बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया, 92,400 रुपये हो गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई, इसका आंसर ये हो गया। तो जो चक्रवर्ती ब्याज के सवाल हैं उनको भी हम साधारण ब्याज के तरीके से ही करेंगे, क्योंकि उसी तरीके से घुमा के वो दे देते हैं। और वैसे भी चक्रवर्ती ब्याज के लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारे पास, तरीका है, उसको आगे कभी बताएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए कोई खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सरल पेपर आने वाला है। आपको बस ज़रूरी इतना है कि आपको सावधानी से प्रश्न पढ़ना है और धैर्य के साथ प्रश्न करना है। अगर आपको ये लगा कि प्रश्न कठिन है तो आपसे गलती हो जाएगी, आप गलत कर जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो की लेंथ वैसे ही काफ़ी हो चुकी है, लगभग 24 मिनट का हो चुका है। तो ये जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है ग्राफ, ये देख लेते हैं। जो ग्राफ, आंकड़ों की व्याख्या, ग्राफ को पढ़ना और बनाना, ये व्यापम का फेवरेट टॉपिक हो गया है। तो दोस्तों, इसको थोड़ा और डिटेल में हम पढ़ेंगे, इसके लिए भी हमको 10-15 मिनट चाहिए, इसलिए इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे अपन इसको पढ़ लेंगे। बहुत सरल है, कुछ नहीं है। अगर आपको गणित आता भी नहीं है, 0 आता है, तो भी आप इसका सवाल कर दोगे दोस्तों, बहुत सरल है ये चीज़। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हालांकि अगला वीडियो हमारा रीजनिंग का रहेगा, उसके भी हम पिछले साल के पेपर के सारे प्रश्न करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमको सवाल करने हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई दिक्कत, हैरानी, परेशानी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़िए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।